वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है वो कैसे होता है। सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर पैटर्न जो है मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले टोटल टाइम जैसा कि आपको पता ही होगा 3 आवर्स होता है इसका। टोटल मार्क्स जो हैं इसके 100 हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के पेपर की 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स पार्ट ए होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव बी कहते हैं, MCQs। ठीक है, टोटल टाइम जो होता है वो 20 मिनट्स होता है आपके पास। मार्क्स भी इसके 20 होते हैं, उसमें 20 MCQs होते हैं। ठीक है, MCQs क्या होते हैं? MCQs का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, MCQ, M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस और Q फॉर क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा जिसमें एक वर्ड मिसिंग होगा, आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इसको ये मल्टीपल चॉइस कहते हैं। आपके पास ज़्यादा चॉइस होगी, आप में से उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। अच्छा, सेक्शन ए ऑन द सेम पेपर एंड रिटर्न इट टू सुपरिटेंडेंट विद द गिवन टाइम। ये तो जो है ज़ाहिर है आपने उसको ऑलरेडी पता है, आपने उसी टाइम करना है और उसको वापस करना है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर कटिंग, इरेजिंग और ओवर राइटिंग। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं और वो इरेज भी कर लेते हैं और वो कटिंग भी कर लेते हैं, ओवर राइटिंग भी कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तमाम जो है जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं। तो आपको जो श्योर होते हैं MCQs आप पहले वो कर लिया करें, जो श्योर नहीं होते हैं उसको मत किया करें, उसको फिर आप एंड में कर लिया करें। एंड में जो आपके पास 5 मिनट्स हो जाएं फिर उसको कर लिया करें। ये नहीं कि आपने शुरू में सब कर लिए और फिर बाद में आपको कि नहीं ये वाला या ये वाला, और कटिंग और इरेजिंग और ओवर राइटिंग आप लोग जो है वो मत किया करें। अच्छा, पार्ट 1 में क्या है? ऑल MCQs फ्रॉम चैप्टर्स। जो आपका सेकेंड ईयर का पेपर होता है उसमें आपके तमाम MCQs चैप्टर से होते हैं। चैप्टर से कैसे होते हैं? चैप्टर्स के दरमियान में से जुमले उन्होंने लिए होते हैं और उसमें से एक वर्ड मिसिंग होता है, वो आपने फिर चूज़ करना होता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सैम्पल MCQs दिए हैं। सैम्पल मतलब नमूने के तौर पर आपको कुछ से दिखाया है कि इस तरह जो है आ सकते हैं। नंबर 1 आप देखिए, बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मैथड्स ह्यूमन बींग्स आर नाउ मोर डेश टू हैंडल देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। साइंटिफिक मैथड्स को इख्तियार करने के बाद ह्यूमन बींग्स आर नाउ मोर डैश, अब वो ज़्यादा डैश हैं, टू हैंडल देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करने के बारे में अब वो ज़्यादा डैश है। तो क्या है? श्योर है, हैप्पी, कॉन्फिडेंट या बोल्ड। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है। ये सर्कल्स दिए होंगे, आपने इस सर्कल में से किसी एक को फिल करना होगा। ठीक है, सर्कल्स को आपने बहुत ज़्यादा नीटली फिल करना है, बहुत एहतियात से फिल करना है। अगर आप इस सर्कल में से दरमियान में से इसको सही तरह फिल नहीं किया, आपने जो है बॉल पॉइंट से इसको फिल करें, अगर आपने इसको सही तरह से फिल नहीं किया है, ठीक है, तो अभी क्योंकि कंप्यूटर से इसकी चेकिंग होती है, अगर दरमियान में से आपने उसको छोड़ दिया है, वाइट डॉट रह गया है, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने सर्कल के बाहर जो है अपना बॉल पॉइंट ले गए हैं तो भी जो है आपको करेक्ट आंसर भी जो है उसको कोई मार्क, आपको कोई नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सर्कल्स आप बहुत एहतियात से फिल किया करें। तो अब देखिए ये जो जुमला है ना, बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स ह्यूमन बींग्स आर नाउ मोर डेश टू हैंडल देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कोई स्टूडेंट अगर आप अकल से सोचें तो आप कहेंगे हैप्पी भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है, श्योर भी हो सकता है, कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, ये वो अलग बात है। लेकिन आपने सबसे पहले जो है उस चैप्टर्स को पढ़ना है। इन चैप्टर्स के अंदर जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, ये नहीं कि आप समरी पढ़ लें या आप गाइड में से क्वेश्चंस आंसर्स याद कर लें, उससे आपके MCQs नहीं हो सकते। MCQs इस तरह बनाए जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स इसको कर सकता है जिसने चैप्टर्स पढ़े हुए हों। क्लास में अगर टीचर ने पढ़ाया और आपने गौर से सुना है तो आपको याद रह गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस तरह के MCQs की तैयारी कैसे करनी है? आपने एग्ज़ाम से पहले जो है इसको पढ़ना है, बुक के चैप्टर्स को याद नहीं करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, आखिर में मैं आपको टिप्स दूंगी इस पार्ट ए के लिए कि आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, शो मी सन हाउ टू डैश, ये मैंने आपको पार्ट सेकंड MCQ मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए ये मैंने पोइम से लिया है। ठीक है, पोइम में से भी कोई जुमला आ सकता है। शो मी सन हाउ टू डैश, और मेरा अपनी ज़ाती ये ख्याल है कि जो पोइम के जुमले होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि पोइम छोटी होती है और टीचर ने पढ़ाई होती है, आपने पढ़ी होती है, तो वो ज़रा ईजी होती है, छोटी होती है। शो मी सन हाउ टू डैश, लाफ, स्माइल, स्लीप या प्ले। देखिए इसमें से कोई भी करेक्ट हो सकता है। ग्रामेटिकली मेरे बेटे मुझे सिखाओ कि कैसे लाफ करते हैं या स्माइल करते हैं या स्लीप करते हैं या प्ले, लेकिन जो बुक वाला जुमला है, जो बुक वाला वर्ड है, आपने इसमें वो लिखना है। ठीक है, द पोएम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास इज कंपोज्ड बाय डैश,
द ब्लेड्स ऑफ ग्रास की जो पोइम है ये कंपोज मतलब किसने लिखी है, ठीक है, लैंगस्टन हजिस, विलियम ब्लैक, स्टीफन क्रेन या वर्ड्सवर्थ। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप में से जो है इसने बताना है। ये मैंने आपको इसलिए दिया कि बताने के लिए कि इस तरह भी होता है कि कभी जो है पोइम का जो है नाम आ जाता है और उसके पोइट का नाम आपने लिखना होता है, तो आपने जो है इसको भी जो है जहन में रखना है कि इस तरह के MCQs भी आते हैं, ठीक है। अब इसको जो है मैंने आपको फिल करके दिया है, बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मैथड्स द ह्यूमन बींग्स आर नाउ मोर कॉन्फिडेंट टू हैंडल देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो सही वर्ड है वो है, जो बुक में वर्ड है वो है कॉन्फिडेंट। शो मी सन हाउ टू लाफ, ये लाफ है, ठीक है। द पोइम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास इज कंपोज्ड बाय डैश, इसका सही ऑप्शन है स्टीफन क्रेन। टिप्स फॉर पार्ट ए। पार्ट ए के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, दे रही हूँ, इसको आप देखें। मेमोराइज द टाइटल्स ऑफ द पोइम्स विद द पोइट्स नेम। आपने जो है क्या किया है, पोइम्स के नाम जो है और उनके जो पोइट हैं उनके नाम को आपने याद करना है, जो कि बहुत ही आसान है। आई थिंक 7 जो है पोइम्स आपकी होती हैं, 6 होती हैं पोइम्स, और साथ में जो है उनके पोइट के नाम को याद करना कोई भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी आपने पोइम्स के क्वेश्चंस तो याद करने होते हैं, तो इसको आप ज़रूर दोहराइएगा अपने पेपर से पहले। Read all the chapters thoroughly just a day or 2 before the paper. पेपर से 1 या 2 दिन पहले, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप मतलब पेपर के करीब टाइम में, पेपर के करीब, ऐसा ना हो कि पेपर जो है आपका 1 महीने के बाद है और आप तमाम चैप्टर्स रीड कर लें, MCQs के लिए रीड कर लें, ठीक है। तो पेपर के 10 दिन के बाद है तो वो आपके जहन से उड़ सकते हैं, आपके जहन से जो है वो चीज़ें जा सकती हैं। याद रखिए, आपने चैप्टर्स को याद नहीं करना, आपने को मेमोराइज ज़ुबानी याद नहीं करना है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ये कैसे MCQs जो हैं उनको हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, हम सारे चैप्टर्स याद नहीं कर सकते। आपने चैप्टर्स याद नहीं करने हैं। एग्ज़ाम से अब सब कुछ, सारे पेपर की तैयारी करें। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप अपना देख लें कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तमाम चैप्टर्स की रीडिंग आपने करनी है, जस्ट रीडिंग करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब पेपर में जो है आपके सामने MCQ आएगा, चॉइस दी होगी, चॉइस देख कर जो है आपको आपके जहन में आएगा कि ये वाला वर्ड जो है ये ठीक है। होपफुली जो है ये वाली टिप जो है काम करेगी। आप ज़रूर जो है इसको पेपर से 2 दिन पहले चैप्टर जो है अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। डू नॉट लीव एन MCQ। ये तो जब बच्चे बिल्कुल सामने वाली बात है कि कोई MCQ आपने नहीं छोड़ना। मैंने बात ऐसे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो MCQs को खाली छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें नहीं आता। तो खैर, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मतलब बाई चांस करेक्ट तो हो सकता है ना, तो आप कोई भी MCQ मत छोड़ें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, जिन टेस्ट में जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर आपको चाहिए कि जो नहीं आता उसको छोड़ दें, लेकिन ऑफकोर्स आपके पेपर्स में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप हर एक MCQ फिल करें, ठीक है। पहले सारे कर ले जो आते हैं, अच्छी तरह सोच लें। कोई ऐसे MCQ है पीछे 1 है, 2 है, 3 है जो आपको नहीं आते हैं, उनको फिल ज़रूर कीजिएगा, कोई भी ऑप्शन, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई ठीक हो जाए। फिल द सर्कल नीटली एंड केयरफुली। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने सर्कल्स को बहुत ही एहतियात से और साफ सुथरे तरीके से फिल करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। 50 मार्क्स होते हैं पार्ट बी के, ठीक है। 10 क्वेश्चंस जो है आपने करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपल्सरी। 10 तो करने हैं लेकिन 1 और 2 ज़रूर करने हैं, बाकी में से आपने 8 करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क। तमाम क्वेश्चंस के 5 मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट बी के जो क्वेश्चंस है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और पेपर के टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ये कैसे करना है और ये कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, आप जो है इसको गौर से सुने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा। स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2, आपको एक स्टेंजा दिया होगा, दरमियान में और का वर्ड होगा, फिर दूसरा स्टेंजा होगा, ठीक है। ये दोनों स्टेंजास अलग अलग पोइम से दिए गए होते हैं। आपने या एक स्टेंजा करना होगा और या दूसरा, इन दोनों में से आपने एक करना है, लेकिन ये सवाल आपने मस्ट करना है, ये सवाल आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेंजास होंगे, दरमियान में और का वर्ड होगा, या आपने एक स्टेंजा करना होगा या आपने दूसरा स्टेंजा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। पैराफ्रेज क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, इसकी जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इस वीडियो के बाद जो है वो आएगी, आप उसमें देख सकते हैं कि पैराफ्रेज जो है वो कैसे किया जाता है और एक्सप्लेनेशन जो है स्टेंजा की कैसे दी जाती है। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये पैटर्न जो है हमारा बहुत ज़्यादा डायग्रेस हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं करते। इसको जो है मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि पैराफ्रेजिंग कैसे की जाती है और एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस आपने मस्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 to 13, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब बाकी जो है आपके पास पूरे 10 क्वेश्चंस हैं।
इन 2 क्वेश्चंस के अलावा बाकी आपके पास 10 सवालात होते हैं, उस 10 में से आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरे 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 2 ये और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने फिर 8 क्वेश्चंस करने हैं। रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस, बाकी 11 क्वेश्चंस रह जाते हैं। अटेम्प्ट 8 आउट ऑफ दीज 11 क्वेश्चंस, आपने से उस 11 में से जो है फिर 8 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एंड ऑफ द चैप्टर्स, ये तमाम सवाल जो है ये चैप्टर्स के एंड में से जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। बात जो है प्लेग्स के एंड से भी दिए जाते हैं, जैसे आपके बुक में सेकेंड ईयर की बुक में किंग लेयर है और मार्चेंट फ्रॉम वेनिस है, उसमें से भी जो है क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। सम क्वेश्चन मे बी अबाउट द थीम ऑफ अ पोइम, अच्छा इस तरह का भी जो है कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोई ख़ास पोइम होती है, कोई पोइम का नाम दिया होता है और आपको कहते हैं इसका थीम बताएं, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन के 5 मार्क्स है। इस तरह पार्ट बी में 10 क्वेश्चन हो गए और इसके 50 मार्क्स हैं। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जो लड़कियाँ मतलब जो अच्छी लड़कियां हैं, जो गर्ल्स बॉयज़ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स सारा पेपर सही तरह याद करें, सही तरह अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनसे मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर आप तमाम क्वेश्चंस आंसर्स भी याद कर लें चैप्टर्स के एंड में से, तो आपका पेपर ईजीली पास हो सकता है। इसके 50 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स जो है पास होने के लिए सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप पार्ट बी भी आप सही तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हो, ऑफ कोर्स पार्ट ए में भी जो है आप कुछ ना कुछ ले लोगे, तो आप बहुत ईजीली पास हो सकते हो। पार्ट सी की तरफ हम आएंगे। पार्ट सी के टोटल मार्क्स 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कंपलसरी होता है और बाकी जो है आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को मिलाकर आपने पूरे 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 30 मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन का जो है वो 10 मार्क्स हैं। पार्ट सी में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, राइट डाउन एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको जो है टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें से आपने किसी एक टॉपिक पर एसे लिखना है। एक है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, द इश्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवेंट्स। ये 3 जो है आपको दिए गए होंगे, उसमें से आपने किसी भी एक टॉपिक पर जो है आपने ऐसे लिखना होगा। ये मस्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी मैंने जो है एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू राइट एन ऐसे। अगर कोई स्टूडेंट्स खुद से जो है लिख सकता है, खुद से वो उसमें राइटिंग पावर है, तो वो जो है उस वीडियो से हेल्प ले सकता है। जो स्टूडेंट्स खुद नहीं लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स उनको मेमोराइज़ करनी होती है, उनको ये ज़ुबानी याद करने होते हैं बहुत सारे जो है वो ऐसे। स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट एसेस हैं, तो आमतौर पर जो 5 ईयर पेपर्स हुए होते हैं उसमें जितने एसेस होते हैं आपको वो याद करने होंगे, ठीक है। वो आप देख लो, उसमें अक्सर रिपीटिशन हुई होती है, ठीक है। मतलब 5 ईयर पेपर 3 तो 15 एसेस नहीं होंगे पूरे, कम होंगे क्योंकि रिपीटिशन हुई होती है। आप उसमें से याद कर लें, कुछ और भी याद कर लें, तो उसमें से जो है ज़रूर आपका पेपर होपफुली जो है वो कवर होगा। फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर इनमें से भी कोई भी ना आए जो आपने याद किए हों, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखा जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मैं मज़ीद उसके डिस्कस नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऐसे के बाद जो कंपलसरी है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, ठीक है। मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। कुछ जुमले दिए होंगे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। 5 जुमले दिए होंगे, आपने इसकी नरेशन को चेंज करना होगा। अब चेंज द नरेशन का मतलब ये कि इसमें से जो डायरेक्ट नरेशन है वो आपने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करनी है, जो इनडायरेक्ट नरेशन है आपने उसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। अब 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे। इसके बाद पार्ट बी है, यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। 5 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब ये आपको 2 वर्ड्स दिए होंगे, पेयर का मतलब 2 होता है। 2 वर्ड्स दिए होंगे जिनकी साउंड एक जैसी होती है, मतलब चेंज होता है लेकिन एक जैसे बोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सैम्पल दिया है, ब्रेक और ब्रेक एक जैसा बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, और इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। BRAKE आपने इस तरह लिखना है जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, ब्रेक और ब्रेक, इनके इस तरह के जुमले बनाने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ऐसा करते हैं कि ब्रेक के सामने जो है ब्रैकेट में उर्दू में जो है इसके मीनिंग लिख देते हैं। उर्दू में मीनिंग लिखने का जो है कोई आपको नहीं जो है वो कहा गया है, आपको कहा गया है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, इनको अपने जुमले में इस्तेमाल करें, ठीक है। ब्रेक, द कार स्टॉप्ड व्हेन ही अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने जब ब्रेक्स लगाए तो कार जो है वो रुक गई। गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं उसको इसका ये स्पेलिंग होता है ब्रेक। आई डू नॉट ब्रेक दैट ग्लास, मैंने वो ग्लास जो है वो नहीं तोड़ा, ठीक है। सो इस ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तोड़ना। आपने उसको मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपने उसको जुमले में यूज़ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेक्टर स्केच आता है, उसमें लिखा होता है ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ फॉर एग्जांपल शाइलॉक और कॉर्डेलिया। अच्छा, इसमें क्या है, 2 प्लेस हैं आपके, एक मार्चेंट ऑफ वीनस और एक जो है किंग लेयर।
एक आपको जो है करेक्टर जो है वो एक प्ले से आता है और दूसरा करेक्टर दूसरे प्ले से आता है। आपके पास चॉइस होती है, आप दोनों में से एक कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा है कि वो चाहें तो जिस प्ले को वो पसंद करते हैं उसी के करेक्टर्स जो है आप याद करें, ठीक है। जो प्ले जो है आपको ठीक लगता है उसी के आप याद कर सकते हैं। बहरहाल सेफ साइड पर रहते हुए आप वैसे आप दोनों के याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास, इसके भी 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समरी ऑफ द चैप्टर्स और नो चॉइस। इसमें जो है आपको कहा गया होगा कि राइट डाउन द समरी ऑफ इस चैप्टर। किसी भी चैप्टर का नाम दिया होगा कि फॉर एग्जांपल राइट डाउन द समरी ऑफ ग्लोरी एंड होप, ठीक है। उसमें कोई चॉइस नहीं होती, कोई 2 3 कोई इस तरह के जो है आपको ज़्यादा चैप्टर्स नहीं दिए होते हैं, एक ही चैप्टर होगा और आपको उसकी समरी करनी होगी। तो आपको जो है अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको तमाम जो चैप्टर्स हैं उनकी तमाम की समरी जो है वो याद करनी होगी, पोइम्स की नहीं, ठीक है। पोइम्स की नहीं, सिर्फ चैप्टर्स की आती है। तो इस पार्ट को देखते हुए आप जो है अपना पेपर डिसाइड करें, पेपर की तैयारी उस तरीके से करें। ऐसे तो आपने ज़रूर तैयार करना है। बाकी 3 क्वेश्चंस में से आप एक छोड़ सकते हैं, 2 3 और 4 में, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी करें, ठीक है। अगर आप जो है तमाम चैप्टर्स की समरी याद कर रहे हो, करेक्टर स्केच याद कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स करना चाहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आपको समझ आती है, वो करना चाहते हैं, तो पेज नंबर 3 और नंबर 4 में से आप एक जो है क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न आपको समझना चाहिए और इस लिहाज से आपको अपनी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।